गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन और हमने ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट किया था। आफ्टर दैट देयर इज वन रिएक्शन कॉल्ड गेटवे और लिंक रिएक्शन, जहाँ पे आपने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर किया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एंड देन इट इज एंटर्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर दैट क्रैप्स साइकिल आएगा जो हमें आज स्टार्ट करना है। पायरुविक एसिड को लेके जो भी चीजें थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बना है साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोलिसिस में जो 2 NADH2 बने हैं वो 6 ATP के बराबर हो सकते हैं। कंडीशन इसकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, एंड इन दैट केस फिर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ETS में एंटर करें और उसके बाद हमें मिलेगा। तो जैसा था कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, बिकॉज glycolysis is common for both the pathways. So aerobic glycolysis में 8 ATP की कैलकुलेशन आई और anaerobic glycolysis में 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने चीजों को डिस्कस किया था। अब हम आगे जाते हैं, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहते हैं। या सर सर वो डीपी में एक क्वेश्चन था, वो एक हाँ क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लूं सर? सर उसमें ये क्वेश्चन था कि जो हमारा ईएमपी होता है उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या मिलेगा? तो सर 2 मॉलिक्यूल तो मिल जाएंगे 3 कार्बन वाले, पर सर उसमें हाइड्रोजन के एटम्स जो होते हैं वो 4 मिलेंगे कि 6 मिलेंगे? नहीं, H2 है ना, एक्चुअली 2 NADH2 है, तो एक तो सर उसके 2 NADH। मॉलिक्यूल्स हो गए। हाँ 4 आएगा, ठीक है सर। है ना। सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह सकते हैं, बिकॉज TCA साइकिल इन जनरल हम TCA लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप अभी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स वो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले हैं, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो सकता है इसका नाम, या फिर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड है तो इसे आप साइट्रिक एसिड साइकिल कह सकते हैं। और एज पर केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा ही था कि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, तो ये ऑक्सीडेटिव है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा तो ये डी कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। आप इनमें से कोई भी नाम क्रेब साइकिल के लिए यूज कर सकते हैं। हेंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था, सो इसलिए ये क्रेब साइकिल कहलाती है। नोबेल लॉरेट है इन ब्रेस्ट मसल्स ऑफ पिजन, तो वो सब डिस्कवरी में पूछा नहीं जाता, बट क्रेब के नाम पे क्रेब साइकिल है। अदरवाइज TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। हम देखें कि इट अकर्स इन, सो इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स या स्ट्रोमा है वहां, और पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, तो सेम रीजन है। सारे रिएक्शंस एंजाइमेटिक हैं एंड एंजाइम्स आर लोकेटेड इन स्ट्रोमा, तो एंजाइम्स की लोकेशन स्ट्रोमा में है तो ऑब्वियस है कि साइकिल का कंप्लीशन भी स्ट्रोमा में हो जाएगा। तो ये तो हो गई क्रेब साइकिल की बात। हम साइकिल ड्रॉ करते हैं, साइकिल में देखते हैं कि क्या क्या करना है। 2 मॉलिक्यूल या 2 कार्बन का स्केलेटन है भी एसिटाइल कोएंजाइम ए, हमें उसको फर्दर चेंज करना है। इसमें भी क्वेश्चंस में अलग अलग होगा। कई सारी जगह क्रेब साइकिल को पायरुविक एसिड से स्टार्ट किया गया होगा, और कई सारी जगह क्रेब साइकिल को एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट किया गया होगा। तो दोनों के आंसर फिर अलग अलग आएंगे, क्योंकि अगर आप इससे पहले वाली रिएक्शन जो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन है, गेटवे या लिंक रिएक्शन है, अगर उसको इसमें इंक्लूड कर दोगे तो एक NADH2 का फर्क पड़ेगा, जो वहां बना था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसके हिसाब से कम करके काउंट कर लीजिए, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसा क्वेश्चन में कहा जाए आप वैसा उस चीज को कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ लिखा है कि TCA साइकिल में कितने ATP बनते हैं, तो दोनों में से कोई एक ही आंसर आएगा, दोनों ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। हम फिलहाल अभी हम एसिटाइल कोएंजाइम ए से मान लेते हैं कि अगर ये साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरू हो, जो 2 कार्बन का कंपाउंड है, फिर ये सबसे पहले कंबाइन करेगा एक 4 कार्बन के इंटरमीडिएट से, एंड दैट 4 कार्बन इंटरमीडिएट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड।
ऑक्जेलो एसिटेट लिख लीजिए या एसिटिक एसिड लिख लीजिए। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। जब ये इसे कंबाइन करेगा तो कॉम्बिनेशन के बाद जो बनेगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अभी जैसे था, ये साइट्रिक एसिड बनेगा। ये 6 कार्बन का हो गया, राइट। 2 कार्बन प्लस 4 कार्बन इक्वल्स टू 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का साइट्रिक एसिड हो गया, है ना। एनसीईआरटी में जो बना है वो सफिशिएंट है, बट पूरा नहीं बना है, मैं पूरा बना देता हूँ। आप ये वाली याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर ये साइट्रिक एसिड है, इसको आप अगर चेंज करेंगे सीरीज में तो एक्चुअली पहले यहाँ पे बनेगा सिस एक्वानिटिक एसिड, देन इसके बाद आएगा आइसोसिट्रिक एसिड, देन ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, और ये सब 6 कार्बन के कंपाउंड है। कार्बन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो सब एक दूसरे में चेंज होते जा रहे हैं। फिर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पे एक नाम लिखा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और ये 5 कार्बन का है। अगर ये 5 कार्बन का है तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। 6 कार्बन से अगर आप 5 कार्बन का स्टेप लेके आएंगे तो क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा। तो एक CO2 अल्फा कीटो ग्लूटारेट में रिमूव हो गई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बाद यहाँ पे जब आएगा तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये 4 कार्बन का है। यहाँ आएगा सक्सेनिक एसिड, दिस इज ऑल्सो अ 4 कार्बन। सक्सेनिक एसिड से बनेगा फ्यूमेरिक एसिड, यहाँ से बनेगा मैलिक एसिड, और मैलिक से बनेगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ये सारे 4 कार्बन के। अब ये 5 कार्बन से 4 कार्बन है, तो इट मीन्स कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी रिमूव होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का इंटरमीडिएट 4 कार्बन का था, तो इट मीन्स कि इंटरमीडिएट तो मैं जहां से शुरू किया था वहां ले लिया। अब जो 2 कार्बन थे एसिटाइल कोएंजाइम में, वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव कर दिए, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया। अब अगर क्वेश्चन ये कि डी कार्बोक्सिलेशन के स्टेप कहाँ पे होते हैं, तो आप साइकिल में देख ही सकते हैं। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बीच में 6 कार्बन टू 5 कार्बन, एंड देन 5 कार्बन टू 4 कार्बन, दैट इज सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जब बनेगा तो उस चीज को आप ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आता है कि बाकी चीजें अगर हम देखें तो इस समय NADH2 FADH2 की कैलकुलेशन क्या है और वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो जब ये ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारेट में जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में जाएगा, तब यहाँ पे एक NAD से NADH2 बनेगा। ये एक आपको ये याद रखना है। फिर जब इसके बाद मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनेगा, तो यहाँ पे भी NAD से NADH2 बनेगा। आपको ये याद रखना है। एंड देन इसके बाद जब ये आइसोसिट्रेट से, बल्कि यहाँ पे भी एक बनेगा, जब आइसोसिट्रेट से ये आएगा ऑक्जेलोसक्सेनेट के बीच में, तो यहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन, ये यहाँ पे भी NADH2 का फॉर्मेशन होगा। इसको आप अंदर की तरफ बना सकते हैं। थ्री NADH2 हो गए। एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनेगा। सक्सेनिक से जब फ्यूमेरिक के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे NAD ना होके इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन का एक्सेप्टर है वो FAD है, तो यहाँ जो बनेगा वो FADH2 रहेगा, याद रखिएगा। और एक ATP का फॉर्मेशन डायरेक्ट होगा, और वो ATP कहाँ बनेगा, वो ATP बनेगा जब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से हम आगे मूव करेंगे। तो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से
जब सक्सिनिक एसिड बनेगा तो यहाँ पे आएगा सक्सिनाइल कोशिका, जब यहाँ पे जाएंगे तो मैं इस कलर से भर देता हूँ। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि यहाँ पे पहले जो आएगा वो जीडीपी होगा और उससे जो बनेगा वो जीटीपी बनेगा। आप इसको इसी से देख लीजिए। यहाँ पे रिएक्शन जीडीपी की हुई है, डाइफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट से जो बनेगा वो जीटीपी बनेगा। हालांकि एनर्जी क्योंकि हमें एटीपी में लेनी है तो ये जो जीटीपी है ये इमीडिएटली अपनी फॉस्फेट को दे देगा एडीपी को और यहाँ से एटीपी डायरेक्ट बन जाएगा। बट पहले जीटीपी ही बनेगा, ये याद रखिएगा, बाद में एटीपी का फॉर्मेशन होगा क्योंकि हमें सारी कैलकुलेशन एटीपी में लेके आनी है, इसलिए हमने इसको एटीपी में चेंज कर दिया। और जहां तक बात है एंजाइम्स की, एंजाइम्स आपको मैं अगर बताऊं तो वैसे तो इतना डिटेल में दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में कि किस स्तर पे कौन से एंजाइम है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम इंपॉर्टेंट थे, यहाँ एंजाइम नहीं मेंशन किए गए हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहेंगे तो एंजाइम्स के नाम भी आ सकते हैं। एंजाइम के नाम कैसे लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम है, जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कंबाइन करेगा तो इस स्तर पे एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये रिएक्शन जो है वो कैटलाइज होगी बाय द एंजाइम। सिट्रिक एसिड है, यहाँ पे एंजाइम का नाम दे दिया गया कि ये सिट्रेट सिंथेज है, तो एंजाइम का नाम क्या हो गया, सिट्रेट सिंथेज हो गया। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, और जो एसिटाइल कोएंजाइम से जो कोएंजाइम ए था वो निकल गया, तो ये 2 कार्बन का जो एसिटिक एसिड के बराबर था वो इससे जब जुड़ेगा तो 6 कार्बन का कंपाउंड एसिड बन जाएगा। कोएंजाइम ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। फिर साइट्रिक एसिड से बना है सिस एकोनिटिक एसिड और वहां से बना है आइसोसिट्रिक एसिड। अब ये दोनों स्टेप एनसीईआरटी में दिए नहीं, उन्होंने सिट्रिक एसिड के बाद डायरेक्टली अल्फा कीटो ग्लूटारेट लिखा हुआ है और रिएक्शन में लिख दिया कि एक CO2 निकलेगा, एक NADH2 बनेगा। तो ठीक है, अगर डिटेल में है तो कहाँ कहाँ बनेगा वो आपको पता है। साइट्रिक एसिड से जब सिस एकोनिटिक एसिड पे जाएंगे फिर वहां से हम आइसोसिट्रेट पे जाएंगे तो दोनों जगह एंजाइम सेम है, एकोनिटेज। क्लियर, यहाँ एंजाइम क्या आएगा, एकोनिटेज। और एकोनिटेज के लिए जो को फैक्टर है वो आयरन है। मिनरल न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर कहा जाए तो आयरन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और वो एकोनिटेज एंजाइम का को फैक्टर की तरीके से वर्क करता है। फिर आएगा आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड। आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकले होंगे जो NAD ने एक्सेप्ट करके NADH2 बनाया। इट मींस कि इस मॉलिक्यूल के हिसाब से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो ये डीहाइड्रोजिनेशन हुआ, एंजाइम विल बी डीहाइड्रोजिनेज। किससे निकला है, आइसोसिट्रेट से, तो एंजाइम का नाम हो गया आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। क्लियर, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में डीहाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन हुई और आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड बना। मीनवाइल NAD से NADH2 भी बन गया, तो उसके हिसाब से ये आया। अब क्या है, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड से बन रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट और इस स्टेप पे देखा जाए तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ। तो एंजाइम सिंपली अगर कहा जाए तो डी कार्बोक्सिलेज हो जाएगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो गया। तो एंजाइम का नाम क्या आ गया, डी कार्बोक्सिलेज। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बना है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इसका मतलब कोएंजाइम ए ऐड हुआ होगा, तो मींस रिएक्शन में कोएंजाइम ए को दिया गया। कोएंजाइम ए जब इसके साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा, बट मीनवाइल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी तो ये 5 कार्बन से 4 कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ भी NAD से NADH2 बना, इट मींस कि डीहाइड्रोजिनेशन तो इस मॉलिक्यूल के लिए यहाँ भी हुआ। तो एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। तो यहाँ पे NAD से NADH2 का फॉर्मेशन हो गया।
अब सक्सेनाइल कोएंजाइम इसे जा रहे हैं सक्सेनिक एसिड पे, तो यहाँ पे ये कोएंजाइम में हट गया, 4 कार्बन से 4 कार्बन है, तो कोएंजाइम में हट गया, तो यहाँ से कोएंजाइम को रिमूव कर दीजिए, कोएंजाइम में हटा दिया गया। बट मीनवाइल यहाँ पे क्या हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ, एटीपी की सिंथेसिस हुई। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा तो एंजाइम का नाम क्या बताया था आपको, काइनेज। कोएंजाइम में सल्फर कंटेनिंग होता है, सल्फर के लिए जो ग्रुप होता है वो थायोल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एंजाइम थायोकाइनेज एक्चुअली है, बिकॉज सल्फर कंटेनिंग रिएक्शन है और काइनेज एक्टिविटी आ रही है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सो एंजाइम विल बी थायोकाइनेज डिपेंडिंग ऑन द सबस्ट्रेट सक्सेनाइल। तो एंजाइम का नाम क्या आएगा, सक्सेनाइल थायोकाइनेज, सक्सेनाइल थायोकाइनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये कंप्लीट होगा, सक्सेनाइल को एंजाइम से सक्सेनिक एसिड। अब सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड पे जा रहे हैं। कार्बन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 4 कार्बन टू 4 कार्बन है, बट डिहाइड्रोजनेशन फिर हुआ और इस बार मॉलिक्यूल एफएडी है रादर देन एनएडी। अभी तक तो हर जगह एनएडी था, यहाँ पे क्या है, एफएडी है। तो सक्सेनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनेगा तो डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन यहाँ भी हुई। एंजाइम क्या बन जाएगा, सक्सिनेट, और इसमें से हाइड्रोजन निकला है तो डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या आएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड बन गया। अब फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड में जाना है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, 4 कार्बन के कंपाउंड है, सिंपल एंजाइम दे दिया गया फ्यूमेरेज। और मैलिक एसिड से फिर ऑक्सोलोएस्टिक एसिड बन रहा है और फिर यहाँ पे एनएडी का फॉर्मेशन हो रहा है, एनएडी से NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस डिहाइड्रोजनेशन फिर इसके अंदर हुआ, तो एंजाइम बन गया मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मेरे सारे एंजाइम भी मेंशन कर दिए, जो एनसीईआरटी में गिवन है वो भी और जो नहीं गिवन है वो भी। तो इस हिसाब से ये क्रेब्स साइकिल पूरी हो गई और हमने इसको स्टार्ट किया एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किस किस जगह पे डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। आपको फिगर से फिर समझा देता हूँ। पहला डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ हुआ आइसोसिट्रेट से ऑक्सिलोसक्सिनेट के बीच में, तो NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। दूसरी बार यहाँ हुआ अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के बीच में, NAD से NADH2 बना। तीसरा सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरेट के बीच में हुआ, बट यहाँ पे FAD से FADH2 बना। और चौथी बार मैलिक एसिड से ऑक्सिलोएसिटेट के बीच में हुआ, यहाँ भी NAD से NADH2 बना। सो 3 NADH2 बने हैं और 1 FADH2 बना। ठीक है, सो अगर पूछा जाए कि TCA साइकिल के अंदर इस साइकिल में हाउ मेनी डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप्स या डिहाइड्रोजनेशन स्टेप्स, तो आप कर सकते हैं। पहले बताया था डी कार्बोक्सिलेशन के वो 2 स्टेप हैं, 2 जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई। फिर कहा जाए कि डिहाइड्रोजनेशन के स्टेप कितने हैं, तो 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक जगह पे सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन हुआ, दैट इज सक्सेनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ, ये आपको याद रखना है। कौन से कार्बन मतलब 6 कार्बन के कितने कंपाउंड है, 5 कार्बन का तो एक ही आएगा, ये सब 6 के हैं, ये सब 4 के हैं, तो आपको 6 4 5 ये सब याद रखने हैं। 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया और 3 कार्बन का इससे पहले पायरुविक एसिड था। तो अगर आप पूरी रेस्पिरेशन में नोटिस करेंगे तो 2 कार्बन से लेके 6 कार्बन तक सारे कंपाउंड अवेलेबल है। 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए, 3 कार्बन का ट्राइओ शुगर से लेके पायरुविक एसिड जो आपने ग्लाइकोलिसिस में लिखे है वो सब है। 4 कार्बन के ये हैं, 5 कार्बन का एक ही कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूटारेट, और 6 कार्बन के ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और एक ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तक जो भी बने वो सब भी 6 कार्बन के, 6 5 4 3 2 सब है। और 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड है ही। तो हमें क्योंकि ऑक्सीडेशन करना था, एक एक कार्बन को रिमूव करना था, इसलिए जहां से स्टार्ट किया था वहां से मॉलिक्यूल आ गया, इसमें जो 2 कार्बन थे वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गए। तो इस तरीके से ये क्रेब्स साइकिल पूरा हो गया। पूरी क्रेब्स साइकिल में एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या मिला, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं तो क्लियर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि मिलेगा क्या, आप कह सकते हैं 3 NADH2, 1 FADH2, 1
ATP in the form of GTP per turn of TCA साइकिल। TCA साइकिल के एक टर्न में आपको इतना मिलेगा। अगर आप इसको एनर्जी मिलाओगे तो 3 NADH2 इक्वल्स टू 9 ATP, बिकॉज 1 NADH2 से 3 ATP आते हैं, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 1 FADH2 से 2 ATP आते हैं, तो 2 ये हो गया, 9 + 2 11 और 1 12। इट मीन्स कि TCA साइकिल का अगर एक टर्न कंप्लीट होगा तो 12 ATP मिलेंगे। और TCA साइकिल हमने कहां से स्टार्ट किया है? एसिटाइल कोएंजाइम A से स्टार्ट किया हुआ है, ये याद रखिएगा कि हमने यहां से माना। अगर आप पायरुविक एसिड से मानोगे तो फिर यहाँ पे एक NADH2 और बना है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A के बीच में एक NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, तो इट मीन्स कि वो 3 और ऐड कर दोगे तो 12 की जगह आंसर 15 हो जाएगा। अगर TCA साइकिल को पायरुविक एसिड से स्टार्ट किया गया तो 15, अगर एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट किया गया तो 12, और ये पर टर्न है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड मिले थे, इसलिए 15 की जगह ये 2 बार होगी, तो 30 हो जाएगा आंसर। तो 30 तो हो गया पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने तक, और 8 ग्लाइकोलिसिस के हैं, तो टोटल आंसर 38 ATP हो जाएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन है एक समरी के हिसाब से। हालांकि अभी हमने ETS नहीं पढ़ा कि NADH2 और FADH2 3 और 2 ATP कैसे देते हैं, बट एज पर कैलकुलेशन यही फिगर आएगा कि 1 ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP की कैलकुलेशन आती है। तो राइट आंसर विल बी 38 ATP। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे मैंने अभी बताया था कि क्रेब्स साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में क्यों होती है, तो उसका रीजन था बिकॉज सारे एंजाइम्स यहीं लोकेट हैं। इसमें एक एंजाइम एक्सेप्शन है, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन केस है, याद रखिएगा। एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। enzyme is located in inner mitochondrial membrane। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है कि ये एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, बाकी सारे एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। तो आपको ये TCA साइकिल से सब कुछ याद रखना है, ठीक। अब अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन, मैंने आपको जब पिछली क्लास में पढ़ाया था तो उसमें ये समरी बताई थी। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन जो आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो उसमें एक NADH2 एक पायरुविक एसिड से बना था। क्रेब्स साइकिल जो मैंने अभी ड्रॉ किया, एसिटाइल कोएंजाइम में से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 NADH2, 1 FADH2, 1 ATP एस GTP। अगर आप इन दोनों को सम कर दोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टोटल आपको मिल जाएगा 30 ATP फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, या 15 ATP पर मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। और ग्लाइकोलिसिस में एक से ये 8 ATP था, तो 8 और 30 ऐड कर दोगे तो 38 आंसर हो जाएगा। तो जहां तक कैलकुलेशन की बात है वो पूरा हो जाएगा कि रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ये 2 स्टेप पूरे हो रहे हैं वो कैसे। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि NADH2 तभी एनर्जी देंगे, ATP या तभी देंगे जब वो चौथे स्टेप यानी ETS में एंटर करेंगे। तो ETS में जब जाएंगे तो 1 NADH2 से 3 ATP, 1 FADH2 से 2 ATP आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अभी हम ETS पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए ETS सिर्फ ये एक्सप्लेन करता है कि NADH2 से 3 और FADH2 से 2 क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। बाकी जो भी कैलकुलेशन है, ये प्रेजम्पशन अगर आप ले लीजिए कि NADH2 yields 3, FADH2 yields 2, तो आपको जितना भी रेस्पिरेशन में कैलकुलेशन पढ़नी थी वो ऑलरेडी आपने पढ़ ली। ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन एंड TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ओके, नाउ इसके बाद आएगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो ETS पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। और आप लोग DPP कर ही रहे होंगे, तो अब DPP में एक वो एडिट करने का ऑप्शन आ गया है, आपने देखा होगा E-kite टैब पे, है ना? उससे भी आप जाके कर सकते हैं।
मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि ऐसी चीज भी है। सर एडिट वाला क्या? आप जब ई काइट ऐप पे अपना डीपीपी वगैरह सॉल्व करते हैं ये सर। तो उस पे एक्चुअली कुछ आता होगा ना साइड में, जहाँ पे डीपीपी आप सॉल्व करते हैं, तो उस पे उस तरीके का आता होगा कि अगर आप क्वेश्चन में कोई एरर मानते हैं कि कोई एरर है उसमें, या वो सिलेबस से बाहर है, या कोई डायग्राम मिसिंग है, या कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, या इवन क्वेश्चन के ऑप्शन या किसी भी तरीके से क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कोई भी ऐसी चीज है, तो आप रिपोर्ट कर रिपोर्ट सकते करने वाला? हैं। या रिपोर्ट करने वाला ना सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रिपोर्ट करने का। तो हाँ सर, वो तो है। बताया गया था एक्चुअली, कल मेरी बात हुई थी सर से, तो कुछ बॉटनी के किसी एक क्वेश्चन में डीपीपी में था कुछ कि 2 ऑप्शन मैच कर रहे थे शायद, एक ही जैसे 2 ऑप्शन थे, तो किसी ने रिपोर्ट किया, तो हमें अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप लोग कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि बाकी लोग भी, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में लगे कि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट है या अप्रोप्रिएट नहीं है, इन एनी मैनर आउट ऑफ द सिलेबस है, तो आप उस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। नीचे रिपोर्ट या रिमार्क में आप जब लिखेंगे तो हम तक बात पहुंच जाएगी डायरेक्टली। कमेंट आप जब करेंगे कि एक्चुअली उस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम क्या है। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मुझे एक इन्फॉर्मेशन आपको साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने वो ई काइट वाला ऑप्शन दिया। सो दिस इज अबाउट क्रेब्स साइकिल। नाउ वी मूव टू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, या जिसको हमने ईटीएस नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो अब थर्ड हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसी को आप ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, या इसी को ऑक्सीडेटिव लिखा है हमने, फास्फोराइलेशन। किस तरीके से एटीपी बनता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो आपने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वही मैकेनिज्म या वही हाइपोथेसिस है जो फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए थी। रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी बट मोर और लेस सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ईटीएस कहाँ होता है। तो ईटीएस होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो क्रिस्टी कहलाते हैं। तो अगर क्रिस्टी ऑप्शन दे रखा है तो एक ही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी। फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि क्रिस्टी की सरफेस पे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने सेल में पढ़ा होगा। तो ऑक्सीसोम पे रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब अगर ये दोनों बातें एक ही हैं और दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, तो लिखा होता है कि इट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और क्रिस्टी। एक तो ये दिया होता है, तो ईटीएस की लोकेशन क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है या फिर क्रिस्टी है, ठीक है। बट अगर कभी दिया है कि ऑक्सीसोम, अलग से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑक्सीसोम पे एग्जैक्टली ये वाली रिएक्शन होती है। ऑक्सीसोम्स को आप F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। तो अगर ये दो क्वेश्चन अलग अलग आए तो दो आंसर भी अलग अलग होंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये है ही नहीं, केवल ये दे रखा है, इन दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो राइट आंसर ये होगा। ऐसे अगर इन दोनों में से कुछ भी पूछा जाए और ऑप्शन ये दे रखा है तो राइट आंसर ये होगा। अब ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे अब पूछा जाए कि एटीएस कहाँ होती है, तो फिर ये आंसर नहीं आएगा, एटीएस के लिए आंसर ये आएगा। या दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पूछा जाए कहाँ होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। ईटीएस एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा सिस्टम है जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर हैं, और इलेक्ट्रॉन उन एक्सेप्टर से होता हुआ मूव करेगा टू द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और वहां से एक लास्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, वहां तक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ईटीएस वो पूरा सिस्टम या पाथवे कहलाता है।
उस सिस्टम या पाथवे की जो लास्ट रिएक्शन है उसका नाम है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. सो दिस इज ए रिएक्शन एंड दिस इज द सेट ऑफ रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन. तो अगर अलग अलग है तो आंसर भी अलग अलग होंगे, और अगर दोनों जगह आपने एक ही बात यूज मान के किया हुआ है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ठीक है. मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस एंड द स्टेटमेंट गिवन हमारे आंसर्स आते हैं. तो इसलिए जैसा स्टेटमेंट होगा, जैसे ऑप्शन होंगे, हमें वैसा आंसर करना होगा. इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं कि एटीएस कहाँ होता है, तो आंसर ये आएगा. अगर ये दिया हुआ भी है तो भी आंसर ये आएगा, बोथ मत कर दीजिएगा. और अगर ये पूछा जाए और दोनों ऑप्शन दिए हो तो भी बोथ नहीं आएगा, आंसर ये आएगा, ये नहीं हो सकता. अगर कोई एक दे रखा है तो ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ दैट आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के अंदर देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है, 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं. कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं? इनको रोमन में लिखा जाता है. 1 इज कॉम्प्लेक्स 1. फर्स्ट इसको लिखते हैं NADH, डिहाइड्रोजिनेज. दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेकंड, इसको बोला जाता है FADH या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. कॉम्प्लेक्स थर्ड है, दिस इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. इसको कई बार साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहते हैं. ऐसे चौथा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज साइटोक्रोम A3 complex. This is also called cytochrome C oxidase. ये रिडक्टेज है या ऑक्सीडेज. एंड लास्ट में कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आएगा, दैट इज ATP सिंथेस. सो 5 मेन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ETS के अंदर इन्वॉल्व है. इन कॉम्प्लेक्सेस से होते हुए जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और उसके हिसाब से फिर जो है वो एट लास्ट जो रिएक्शन आएगी वो रिएक्शन ATP की सिंथेसिस में कंक्लूड हो जाएगी. ठीक है, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के हिसाब से ही जो लास्ट रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन किया गया. बेसिकली देखा जाए तो एनर्जी में रिडॉक्स ही हो रहा है, कहीं पे ऑक्सीडेशन कहीं पे रिडक्शन. तो रिडॉक्स टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मूव करते जा रहे हैं, और उसके हिसाब से फाइनली ATP की सिंथेसिस हो रही है. एट लास्ट जब आएगा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ पे, तो जैसे ATP सिंथेस आपने वहां भी पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो मॉलिक्यूल था उसका नाम था ATP सिंथेस, और उसके 2 पार्ट थे F0 F1. हालांकि उनको हमने लिखा था CF0 CF1. C स्टैंड फॉर क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे सिर्फ F0 F1 है, वहां पे CF0 CF1 है. पुरानी NCERT में F1 F0 ही था, जो लास्ट ईयर NCERT प्रिंट हुई है उसमें करेक्शन करके CF0 CF1 कर दिया गया था, बिकॉज C स्टैंड फॉर क्लोरोप्लास्ट. तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया का है, और अगर CF0 CF1 लिखा है तो क्लोरोप्लास्ट का होगा. एक डिफरेंस ये भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसको आप ऑक्सीसोम बोलते हो, बट वहां पे ऑक्सीसोम नहीं बोलते, वहां जो भी नाम है वो सिर्फ CF0 CF1 आर द पार्ट ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेस. एंजाइम का नाम यहाँ पे भी है ATP सिंथेस. तो एंजाइम दोनों जगह सेम है. जो 2 प्रोटीन है उनमें CF0 CF1 फोटोफॉस्फोराइलेशन में था, यहाँ पे F0 F1 है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, और यहाँ इसको आप ऑक्सीसोम बोल सकते हैं, वहां कोई पैरेलल नेम्स नहीं था. हाइपोथेसिस दोनों जगह सेम है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, या इसको कपलिंग थ्योरी दिया था हमने जो पीटर माइकल ने सजेस्ट की थी, वो भी सेम है. तो यहाँ टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और आगे फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होकर ATP की सिंथेसिस होगी. ETS एक्चुअली ये एक्सप्लेन करता है how one NADH2 yields 3 ATP and one FADH2 yields 2 ATP.
तो ये दोनों चीजें जो है वो ETS से निकल के आती हैं। क्यों ऐसा है कि ETS में NADH2 से 3 बनते हैं, FADH2 से 2 बनते हैं, हम इस चीज को भी देखेंगे, है ना। ETS में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अगर प्रोटॉन भी पूछा जाए तो दैट इज ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या आएगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप रेस्पिरेशन को नोटिस करोगे तो रेस्पिरेशन में हमने जो लिखा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू 36 ATP। तो एक्चुअली जो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, दैट इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। अभी तक आपने पूरा रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट पढ़ लिया ETS को छोड़ के, कहीं भी हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज नहीं किया। बिना ऑक्सीजन के हमने ऑक्सीडेशन किया, हमने पहले ग्लूकोज को स्प्लिट किया पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलिसिस, फिर पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन किया एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर उसका भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किया और 2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर लिए। इन सारी जगह ऑक्सीजन का कहीं कोई रोल नहीं आया। ऑक्सीजन का रोल कहाँ आएगा? ऑक्सीजन विल बी द फाइनल या लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ ETS। पूरे ETS में जब इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर से अलग अलग आएंगे तो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो हाइड्रोजन का ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, इसलिए ये कहलाता है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ETS नहीं हो रही, और अगर ETS नहीं हो रही तो आप NAD और FADH से एनर्जी नहीं बना पाएंगे। और इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से तो ATP आपको बहुत कम मिले ना, जो भी आपको एनर्जी मिल रही है वो NADH2 या FADH2 से मिल रही है, और ये एनर्जी तभी देंगे जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ETS ऑपरेट होगी। अगर ETS नहीं हो रही तो एनर्जी नहीं मिल रही आपको, मतलब एनर्जी इस तरीके से नहीं मिल रही, फिर जो बचेगी वो केवल सबस्ट्रेट लेवल वाली बचेगी। 2 ग्लाइकोलिसिस में बनेंगे और 2 क्रेब्स साइकिल में जो GTP वाले हैं वो बन जाएंगे। तो आउट ऑफ 38 अगर कहा जाए तो केवल 4 ATP ऐसे हैं जो बन रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल से, बाकी 34 ATP कैसे बन रहे हैं? बाय दिस मैकेनिज्म, दैट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ये एक बल्क डिफरेंस है कि क्यों हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसिस करता है, बट एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस में भी तो ATP बने, 2 बने, और वो दोनों ATP कहाँ बने? साइटोप्लाज्म में। तो ऐसा नहीं कि एनर्जी सेल में कहीं और नहीं बनती, बट बल्क ऑफ द एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो अभी आप पढ़ने वाले हैं। तो ETS में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा, जो इम्पोर्टेंट। अब हम ETS को ड्रॉ कर लेते हैं। ETS आपको नई वाली NCERT से देखनी है, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखते हैं हम समझने की कोशिश ऑनलाइन क्लास के हिसाब से कितना आपको समझ में आता है ETS में। और बाकी जो नई NCERT का फिगर है वो हालांकि फिगर देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली मेरे हिसाब से वो सिंपल है एज कम्पेयर टू ओल्ड NCERT। उस टाइम पे जो फिगर था वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, अभी फिर भी सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान लेता हूं कि जैसे NCERT में बना है मैं वैसे ही बनाने की कोशिश करता हूं, तो आपको उस हिसाब से चीजें समझ में आएंगी। बीच में जो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है और उसके दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद होगा, उसमें बीच में बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर आती है, बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, अंदर की तरफ इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और कुछ प्रोटीन ऐसी भी होती हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाती हैं। अगर आपको याद हो तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो आपने पढ़ा था, सेम हियर हम वही डिस्कस करने वाले। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि कैरियर मॉलिक्यूल होगा जो दोनों साइड पे वर्क करेगा, जो एक तरफ से चीजों को लेके दूसरी तरफ, दैट इज इनफ्लक्स, और अंदर से निकाल के अगर बाहर ले जाना है तो दूसरी तरफ से बाहर की तरफ इफ्लक्स, दोनों काम करते हैं। सो दिस इज जो ये बीच में बना है, ये है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के एक तरफ अंदर की तरफ क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, और बाहर की तरफ क्या आएगा? 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, जिसे हमने बोला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसको मैंने नाम दिया था पेरिकॉन्ड्रियल। सो ये हमारा लेआउट हो गया।
अब हमने कहा कि इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे जो है वो एक्सेप्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेंगे और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, तो हमें उन चीजों को देखना है। अब अभी मैंने पीछे लिखा सबसे पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 1। अब NADH डिहाइड्रोजिनेज कहाँ कहाँ आएगा, हर उस जगह पे आएगा जहां जहां पे आपने NADH2 बनाया है ना। NADH2 कहाँ कहाँ बना हुआ है, सबसे पहले एक ग्लाइकोलिसिस में बना है, मैं लिख नहीं रहा दिखा नहीं रहा, आप अपने माइंड में याद करके सोचिए, अगर याद है आपको तो, नहीं तो पीछे पलट सकते हैं जहां भी आप नोट करते होंगे। ग्लाइकोलिसिस में आपने 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया है, जहां पे आपने NAD से NADH2 बनाया, और क्योंकि ट्रायो शुगर के 2 मॉलिक्यूल से तो 2 NADH2 की सिंथेसिस ग्लाइकोलिसिस में हुई। क्लियर, तो एक जगह ग्लाइकोलिसिस में आपने NADH2 बनाया, फिर दूसरा NADH2 बनाया आपने पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन में, जहां पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाए, वहां भी NAD से NADH2 बनाए। फिर बाकी के 3 आज हमने अभी क्रैब साइकिल में पढ़े हैं। तीसरा NADH2 बना है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनने के टाइम पे, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के बीच में NAD से NADH2 है। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A के बीच में NAD से NADH2 है, और मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के बीच में NAD से NADH2 है। सो देयर आर टोटल 5 रिएक्शंस, 5 प्लेसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन जहां NAD से NADH2 बनाया। अब इस NADH2 से वापस जब NAD बनेगा तो इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर एक्चुअली किया जाएगा, तो जो ये काम करता है वो है कॉम्प्लेक्स 1, दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब हम डिहाइड्रोजिनेशन किसका करेंगे, NADH2 वाले मॉलिक्यूल का करेंगे। NADH2 के पास H है, इस H को हटाना है, वापस NAD बन जाएगा, और हमें मिलेगा क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसको हम आगे मूव करा के लेके जाएंगे। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है हम मान लेते हैं दिस इज अवर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, मतलब ये दोनों साइड को कवर अप करता है, ये इधर से भी कांटेक्ट में है, इधर से भी कांटेक्ट में। सो दिस विल बी अवर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कर क्या रहा है, ये जो भी NAD था, यहाँ पे हमने लिखा था NADH2, ये कहाँ से आया, मैंने अभी आपको बताया 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे NADH2 बना हुआ है, और ये NADH2 कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो जब ये NADH2 वापस NAD में चेंज होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, मैं सिर्फ 1 लिख दे रहा हूं, तो होगा क्या, इसमें से जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाएंगे, ये तो यहीं छूट गया। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो उनका होगा क्या, जो इसमें प्रोटॉन है वो तो डायरेक्टली पास हो जाएंगे बाहर, बाहर मतलब टुवर्ड्स स्पेस। अब क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास होंगे। अब जो इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, जो ये ब्लॉक सा बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स 1 है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसके पास जो यूनिट होती है वो फेरोडॉक्सिन की है। फेरोडॉक्सिन याद होगा आपको, मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया था, नाइट्रेज एंजाइम के लिए था, नाइट्रोजिनेज से भी फेरोडॉक्सिन पढ़ा था। फिर आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जहाँ पे PS1 बनाया था, वहां भी FD लिखा था आपने, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन एक आयरन सल्फर कंपोनेंट होता है, तो जो आयरन सल्फर कंपोनेंट इस कॉम्प्लेक्स का है वो उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो मान लीजिए ये तो प्रोटॉन हो गए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बने वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, वो FMN। आप चाहे तो NCERT का फिगर लेके बैठ सकते हैं अपने सामने, आपके पास अगर NCERT राइट नाउ अवेलेबल है तो आप उससे देख सकते हैं। FMN है, FMN से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इसके आयरन सल्फर वाले पोर्शन पे जाएंगे, FES पे। जो भी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वो आयरन सल्फर से ही होती है, उसमें भी बेसिकली आयरन वाला कंपोनेंट करेगा, बिकॉज आयरन रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो फेरस से फेरिक और फेरिस से फेरक वापस चेंज हो सकता है। तो इसलिए जो भी रिएक्शन हो रही है वो FES कंपोनेंट से होगी, और ये FES कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे बाहर। इस इलेक्ट्रॉन को एक इंटरमीडिएट Q है, Q इज क्यूनोन, आपकी बुक में इसको UQ लिखा है, UB क्यूनोन। UB क्यूनोन जब इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसको वो चेंज कर देगा UbQH2 में। तो फाइनली हमें जो इलेक्ट्रॉन था वो UbQH2 की फॉर्म में मिल गया। ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए फाइनली। यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों है, प्रोटॉन को तो ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट क्यों किया, क्योंकि ये जो
कॉम्प्लेक्स 1 है वो एक कैरियर मॉलिक्यूल के तरीके का काम करता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन नेचर का है, ये दोनों तरफ है, तो यहाँ से प्रोटॉन का तो पंप कर देगा और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा फाइनल टू द UbQH2। तो UbQH2 के पास इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गए। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए तो प्रोटॉन कहाँ से आएंगे, वो यहाँ से प्रोटॉन ले लेंगे, तो उसके हिसाब से UbQH2 का मॉलिक्यूल टेम्परेरी बन गया हमारे पास। अब इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 की प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है एक्चुअली, बुक में तो बना है इस तरीके से, मैं चलो ऐसे बना देता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये इधर तो है बट ये इधर की तरफ पूरा नहीं है, तो ये प्रोटॉन को तो नहीं भेज सकता लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो कर लेगा। प्रोटॉन का पंप का काम कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 ये काम नहीं कर सकता, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। अब 2 क्या कर रहा है, 2 के पास क्या आएगा, 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, या उसको लिखा है FADH डिहाइड्रोजिनेज। उसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज पूरे रेस्पिरेशन में एक ही जगह ऐसी है जहां आपने FAD से FADH2 बनाया, एंड दैट इज द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, जो अभी आपने क्रेब्स साइकिल में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो FADH2 है वो चेंज होगा FAD में। क्लियर। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आगे चले जाएंगे, ये प्रोटॉन को पंप नहीं कर सकता, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, यहाँ पे FAD के पास आएंगे, FAD से जाएंगे ये आयरन सल्फर कंपोनेंट में FeS में, और वहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे UbQ के पास, है ना, UQ या UbQ एक ही बात है, और फिर यहाँ से भी क्या बन जाएगा, UbQH2। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, फाइनली UbQH2 के पास आ गए। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स ने केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, जबकि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी किया और प्रोटॉन को पंप कर दिया स्पेस की तरफ। ये स्ट्रोमा था और ये स्पेस था, तो स्ट्रोमा से निकाल के स्पेस में भेज दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 का रोल हो गया। कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनेट बोल सकते हैं बिकॉज एक ही जगह था। कॉम्प्लेक्स 1 तो 5 जगह आएगा, एक ग्लाइकोलिसिस में और 4 माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसलिए इसका कोई और नाम नहीं है, इट इज सिंपली NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब ये दोनों UbQH2 इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, मान लीजिए बहुत सारा UbQH2 बन गया, तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके पास है, UbQnone के पास है। इसको नाम दिया जाएगा आगे UbQnol, या बुक में लिखा है रिड्यूस्ड UbQnone। तो ये UbQnone है, तो ये रिड्यूस्ड UbQnone हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा कॉम्प्लेक्स 3, दोनों तरफ बना के बीच में कॉम्प्लेक्स 3 दिखाया गया। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या था, हमने लिखा साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स, या उसको साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 भी ट्रांस मेम्ब्रेन है। अगर वो ट्रांस मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी दोनों पॉइंट पे है। सो कॉम्प्लेक्स 3 भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और अगर ये ट्रांस मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब ये इस तरीके से आएगा, दोनों एंड पे आएगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स 3। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 3 क्या है कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया वो साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स है। अब ये क्या करेगा, जो UbQnone है वो अपने प्रोटॉन, ये प्रोटॉन यहाँ है, तो ये प्रोटॉन यहाँ से होते हुए बाहर निकाल देगा। इसके पास प्रोटॉन है तो ये भी प्रोटॉन अपने बाहर निकाल देगा। क्लियर। बचे इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पास करेगा। यहाँ साइटोक्रोम B है, फिर साइटोक्रोम B, फिर यहाँ पे बीच में आएगा आयरन सल्फर, जो रिएक्शन है वो FeS से ही होती है, और यहाँ पे लिखा है साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C1 है ना, BC1 लिखा ना आपने। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B के पास आएंगे, ऐसे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B के पास गए, साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर में आए, और आयरन सल्फर से साइटोक्रोम C1 में आए, और C1 से ये कहाँ निकल जाएंगे, C1 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर की तरफ। बाहर पे निकलने के बाद यहाँ पे साइटोक्रोम C आएगा केवल, C1 है, ये C है, ये एक छोटी सी प्रोटीन अलग से प्रेजेंट है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ गए।
तो जो भी UbQH2 के पास दोनों तरफ से प्रोटॉन थे वो तो पंप करके यहाँ चले गए बाय द कॉम्प्लेक्स 3, और जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम C1 के पास आ गए। अब आप बुक में पढ़ेंगे तो लिखा है कि साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड। अगर ये मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन का ये इनर साइड होगा, ये मेम्ब्रेन का आउटर साइड है। तो लिखा है कि साइटोक्रोम, और ये यहाँ नहीं है स्पेस में, ये इससे जुड़ी हुई है मेम्ब्रेन से। मतलब आप डोर पे खड़े हैं, एक पैर अंदर है और बाकी पूरी बॉडी आपकी बाहर है, तो तब भी क्योंकि एक पैर आपका डोर के अंदर की तरफ है तो आप रूम के अंदर काउंट करेंगे, अपने आप को काउंट करेंगे, हालांकि आपकी बॉडी का मोस्ट ऑफ द मास उस रूम के डोर के बाहर है। सो सेम हियर, साइटोक्रोम C1 बाहर की तरफ है। जैसे आप पढ़ते हैं कि ये बाई मॉलिक्यूलर लेयर है, इसमें ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गई। कुछ प्रोटीन एक्सट्रिंसिक होती हैं, लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। आप ये नहीं कहते कि वो प्रोटीन मेम्ब्रेन से बाहर ही हो गई, वो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। कुछ अंदर होती है इंट्रिंसिक, तो ये एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इट्स ए स्मॉल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ लोकेट है, और ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करती है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले रही है और ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, दे आर नॉट फिक्स्ड, दे फ्लोट इन द लिपिड मास, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। सो दीज आर मोबाइल प्रोटीन्स। पूछा जाता है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आएगा तो साइटोक्रोम C का मॉलिक्यूल आएगा। अब ये साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 भी ट्रांस मेम्ब्रेन है, इधर से इधर दोनों तरफ अटैच है। ये वाला कॉम्प्लेक्स 1 ट्रांस मेम्ब्रेन था, प्रोटॉन को भी पंप किया, इलेक्ट्रॉन को कैरी किया। कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन को तो कैरी कर सकता है बट प्रोटॉन को पंप नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहां तक नहीं था। कॉम्प्लेक्स 3 प्रोटॉन को पंप भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को कैरी भी कर सकता है। अब कॉम्प्लेक्स 4 आएगा, वो प्रोटॉन को पंप भी कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब ये साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C मूव करके, क्योंकि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो ये मूव करके यहाँ आ गया। ये मान लीजिए साइटोक्रोम C आ गया, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके आ रहा है। अब ये साइटोक्रोम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इसके पास। ये कॉम्प्लेक्स 4 है, और कॉम्प्लेक्स 4 किसका बना है, A3 का। आपने लिखा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, उसको बोला है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक साइटोक्रोम A है और एक यहाँ पे साइटोक्रोम A3 है। इस तरीके से आप बुक में पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, 2 कॉपर के सेंटर होते हैं। साइटोक्रोम A के पास अपना कॉपर है, साइटोक्रोम A3 के पास अपना कॉपर है। कॉपर का भी काम क्या है, रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करना। कॉपर भी क्यूपरस और क्यूपरिक दोनों स्टेट में रहता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ ये याद रखना है कि साइटोक्रोम A3 या जो कॉम्प्लेक्स 4 है, उसमें बुक में आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो लिखा है कि इट हैज 2 एडिशनल सेंटर, एडिशनल कॉपर सेंटर। तो कॉपर की जरूरत यहाँ पड़ेगी। साइटोक्रोम C के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली पहले कॉपर के पास जाएंगे, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A के पास आएंगे, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम A3 को जाएंगे, और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन फिर साइटोक्रोम के कॉपर के पास आएंगे। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो हो रहा है विद इन कॉम्प्लेक्स 4। अब फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, कॉपर के पास आ गए, जो लास्ट वाला है। अब ये कॉपर से आ गए, तो ये कॉपर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, वो इधर से इस साइड पे पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, अब इस इलेक्ट्रॉन का आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। मीनवाइल जब ये रिएक्शन हो रही होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, तो भी सेम रहेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये भी कुछ प्रोटॉन को पंप कर देगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो प्रोटॉन यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से आ गए। प्रोटॉन यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे। तो ये प्रोटॉन का पंप हो गया और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पे होना ये है कि जो कॉम्प्लेक्स 4 पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए, अब इनका क्या होगा, अगर ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हम दे दें, फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो वो क्या करेगा, वो वाटर बना देगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ले ले, हाफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसके पास मान लेते हैं कि प्रोटॉन आ जाए, H पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो इन तीनों को इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर बन जाएगा, H2O। प्रोटॉन दो मान लेते हैं, दो प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, हाफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सिंथेसिस किसकी हो जाएगी, वाटर की। इसलिए हमने बोला कि ऑक्सीजन इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सबसे लास्ट में ऑक्सीजन किसने एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने, हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 वाटर मॉलिक्यूल, और ये यहाँ बन जाएंगे। अब ऐसा करने के लिए इस पे प्रोटॉन आएंगे कहाँ से, वो भी हम देख लेते हैं कि ये प्रोटॉन कहाँ से आए, क्योंकि हम तो प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, बट प्रोटॉन की जरूरत तो फाइनली यहीं पड़ रही है, जबकि हो रहा है कि प्रोटॉन का एक्युमुलेशन कहाँ हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की साइड पे, ये बाहर की तरफ, ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के बाहर जो स्पेस आएगा वहां, तो मैट्रिक्स से निकाल के स्पेस में ले जा रहे हैं। अब प्रोटॉन की जरूरत मैट्रिक्स में है, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं, वो स्पेस में जा रहे हैं। इसका मतलब वापस स्पेस से हम यहाँ लेके आएंगे। अब वापस लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इज एटीपी सिंथेस। अब ये एटीपी सिंथेस क्या करेगा, एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको वही बताया मैंने, F0F1 पार्टिकल है। F0F1 पार्टिकल आप कैसे पढ़ते हैं कि उसमें एक पोर्शन तो जो है वो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, और एक मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स की तरफ बाहर होता है, लाइक दिस। ये F0 है, ये F1 है, ये F0F1 पार्टिकल हो गए। तो अब जो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहाँ से है, एक तो ये प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है, और एक ये प्रोटॉन है, ये सारे प्रोटॉन है। अब क्या करेंगे, ये प्रोटॉन किससे जाएंगे, ये F1 से। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या था कि F0 क्या करता है, ये प्रोटॉन के पंप का काम करता है। तो जो प्रोटॉन है वो यहां से जाएंगे, और यहां से जाने के बाद ये प्रोटॉन बाहर गया निकल के आएंगे। जब ये बाहर निकल के आएंगे, ये प्रोटॉन यहाँ आ गए, जितने प्रोटॉन थे वो यहाँ से F0 से F1 होते आ गए। तो जब ये प्रोटॉन बाहर यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, तो आपको बताया था कि एंजाइम की जो रिएक्शन की साइट होती है वो F0 पोर्शन में होती है। तो F0 वाले के अंदर एटीपी सिंथेस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो है, और इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे जो एडीपी है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो कंबाइन करेंगे और एटीपी की सिंथेसिस कर देंगे। तो एटीपी की सिंथेसिस कहाँ होगी, मैट्रिक्स में हो जाएगी। अब जो प्रोटॉन F0 से पंप होके यहाँ पे आए, ये वही प्रोटॉन है जो यहाँ पे आप वाटर की सिंथेसिस के लिए यूज कर रहे हैं। ये वही प्रोटॉन है जो प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेंगे और वाटर बना देंगे। तो ये पूरा ETS है, बुक में भी बना हुआ है, ऑलमोस्ट सेम है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये आएगा, है ना, मेम्ब्रेन के हिसाब से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5, जो आपको चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद रखने हैं आपको, पहली चीज। दूसरा, इन पांचों में से प्रोटॉन का पंप कौन करता है, तो कॉम्प्लेक्स 1 करेगा, 3 करेगा, ये जा रहे हैं, और 4 करेगा। सेकेंड कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन को पंप नहीं करता, यहाँ से आप देख सकते हैं। 5th कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन को जब पंप करेगा तो उल्टा पंप करेगा। अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन के पंप का काम कौन कर रहा है, तो मैट्रिक्स से स्पेस में तो कॉम्प्लेक्स 1 3 4 कर रहे हैं, और स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जो कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स 5th का F0 पोर्शन कर रहा है। ठीक है, फिर पूछा जाए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है, तो साइटोक्रोम C। कहाँ लोकेट होती है, टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एटीपी सिंथेस कहाँ प्रेजेंट होता है, F0 पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स 5th, जिसकी एक्टिव साइड जो है वो टुवर्ड्स स्टोमा है, टुवर्ड्स इनर साइड है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, तो वो वाटर, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एंड दैट रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पूछ लिया जाए प्रोटॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन सा है, तो भी आप कह सकते हैं ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेके वाटर का फॉर्मेशन किया। ETS का पर्पस यही है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता जाए टू द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या बनेगा, आप हाफ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कराएंगे तो O2 नेगेटिव आएगा,
और O2 निगेटिव अगर 2H पॉजिटिव से कंबाइन कर जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को फाइनली किसने लिया, ऑक्सीजन ने, और फिर वो प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो जो आप वाटर बनाते हैं 6CO2 6H2O, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू CO2 प्लस वाटर, तो वाटर वो ये मेटाबॉलिक वाटर वो यहाँ वाला है। ऑक्सीजन की जरूरत टू द लास्ट रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो आखिरी रिएक्शन है ETS एक्चुअली ये है, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ये नीचे वाला, इसलिए हमने लिखा कि ETS कहाँ होता है, वो हमने लिखा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, ये ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर है जहां पे ये रिएक्शन हो रही है, जिसको हमने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का नाम दिया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर, पांचों कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा और वो सारी बातें जो भी है ना, बाकी जो बुक में दे रखी हैं वो सब चीजें याद रखनी है। जैसे एक तो ये कि UbQ जो हमने लिखा वो क्या है, वो UbQ नोन है। फिर बुक में लिखा है कि UbQH2, तो इसको आप चाहे तो रिड्यूस्ड UbQ नोन बोल सकते हैं या UbQ नॉल बोल सकते हैं, या आप इसको डाई हाइड्रो UbQ नोन भी लिख सकते हैं। कुछ भी अगर बुक में लिखा है तो एक ही बात है। तो UbQH2 याद रखिएगा, है ना। साइटोक्रोम C को अगर आप देखोगे तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये आपको याद रखना है। साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है, वो आपको है ना। और जो ये कॉम्प्लेक्स 4 आपने लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स 4 A3 कॉम्प्लेक्स है, ये इट हैज 2 एडिशनल कॉपर सेंटर, ये याद रखने हैं आपको। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या A3 कॉम्प्लेक्स में 2 कॉपर भी आएंगे। एडिशनल लिखा है, एडिशनल क्यों लिखा हुआ है, उसका रीजन है साइटोक्रोम एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कहलाती है। अगर सिंपल पूछा जाए कि साइटोक्रोम के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, तो आंसर आएगा आयरन, क्योंकि हर साइटोक्रोम में आयरन होता है। एक साइटोक्रोम आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, वहां पे साइटोक्रोम B6 और F लिखा हुआ है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। और यहाँ जो साइटोक्रोम है उसमें B, C1, C, A, A3 5 साइटोक्रोम यहाँ पे हैं, 2 वहां पे थे B6 और F। तो टोटल आपने 7 साइटोक्रोम पढ़ लिए, सभी में आयरन है। लेकिन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या कॉम्प्लेक्स 4 में आयरन के अलावा कॉपर भी है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि साइटोक्रोम में कौन सा मिनरल आयन चाहिए, तो आंसर होगा आयरन। या आयरन का काम क्या है, इट एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम। बट अगर आए कॉपर के लिए तो फिर मेंशन होगा कि वो साइटोक्रोम A3 या C ऑक्सीडेज की बात हो रही है, जिसमें आयरन के अलावा कॉपर अलग से प्रेजेंट है। तो इसलिए वो आपको याद रखना है कि 2 एडिशनल कॉपर सेंटर वहां होते हैं। सो ये बात हो गई हमारी ETS की। इसके बाद अगर आपको इस फिगर को विजुलाइज करना है कि मैंने जो बनाया है या जो NCERT में बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से बना होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि वो फिगर NCERT में नहीं है, आप उसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि जस्ट लाइक ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप पढ़ते हैं कि फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो क्रिस्टी कहलाते हैं। इस तरीके से तो अगर आप ये लिखेंगे तो ये क्या है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, और जो ये अंदर आएगा वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब 2 मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है ये कहलाएगा बुक के हिसाब से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसी को मैंने लिखा है अभी पेरिकॉन्ड्रियल। और जो बीच में है वो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो क्रिस्टी कहलाते हैं। तो क्रिस्टी और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक ही बात है, बट ये फिंगर लाइक है तो क्रिस्टी और फ्लैट है तो ये। अब एक्चुअली ETS जो आपने बनाया वो कैसे हो रहा होगा, वो आप ऐसे समझिए कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स हैं लाइक दिस। ये छोटे छोटे हैं। ये जो लाइन ब्लू थी, उस ब्लू लाइन को आप इस फिगर से मान लीजिए कि ये जो ब्लू लाइन बनी हुई है वो ये पूरी थिकनेस के हिसाब से। तो ये ऐसे ऐसे कंसीडर कर लीजिए, इसे ऐसे कंसीडर करेंगे ऐसे।
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो गई, और मेम्ब्रेन के बाहर ये स्पेस हो गया, और इसके बाहर जो आएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ से जो रिएक्शन है वो हो रही है, यहाँ पे NAD कॉम्प्लेक्स 1 है जो इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को पंप करके स्पेस में भेजेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3 है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, और कॉम्प्लेक्स 4 है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को स्पेस में भेजेगा। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो प्रोटॉन को नहीं भेज सकता, बट वो इलेक्ट्रॉन को जरूर भेज सकता है। इस तरीके से आएगा। अब सारे प्रोटॉन यहाँ इकट्ठा हो गए स्पेस में, तो यहाँ पे एक 5वां कॉम्प्लेक्स होगा जो इस प्रोटॉन को वापस यहाँ लेके आएगा, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाएगी। ऐसा डायग्राम कुछ यहाँ पे ये समझाया गया। जहां तक ये 5th कॉम्प्लेक्स की बात थी वो आपने पढ़ा है, ये क्रिस्टी है। क्रिस्टी की सरफेस पे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप बनाते हैं, इन्हीं को आप ऑक्सीसोम कहते हैं। तो जो 5th कॉम्प्लेक्स है वो इन्हीं में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीसोम में। ये इन पार्टिकल को आपने नाम क्या दिया है? ये ऑक्सीसोम कहलाते हैं, बिकॉज ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेंगे तो ये ऑक्सीसोम है। इन्हीं को F0 F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। इसका फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप इसके बाद वाला एक फिगर देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। जस्ट लाइक कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्शन एम्बेडेड है, जो मैंने अभी सर्किल बनाया था वो बॉक्स, ये F0 है। यहाँ से ये स्टॉक होगा, और इसकी सरफेस पे जो ये पोर्शन आएगा ये F1 है। फिर ये स्पेस हो गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से तो मतलब है ही हमारा। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स 5th हो गया, F0 F1। इसकी जो एक्टिव साइट है ये कॉम्प्लेक्स 5th है, वो F में है। तो यहीं पे कन्फर्मेशनल चेंजेस जब होंगे तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करके ATP बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ATP सिंथेस। ATP सिंथेस की जो एक्टिव साइट है, कैटालिटिक साइट, वो यहाँ पे। अब ऐसा होने के लिए, इसको वर्क करने के लिए एनर्जी का ग्रेडियंट चाहिए। तो ग्रेडियंट हमने पढ़ा है कि स्पेस से जो है प्रोटॉन मूव करेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के हिसाब से प्रोटॉन कहाँ एक्युमुलेट होंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और क्यों होंगे वो अभी आपने देखा ETS में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ये क्या करते हैं, ये स्पेस से निकाल के इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसफर करेंगे और पंप करके प्रोटॉन को कहाँ इकट्ठा कर देंगे? स्पेस में। और बाद में ये प्रोटॉन, इस प्रोटॉन के F0 पोर्शन का काम क्या होता है? ये प्रोटॉन का पंप है, ये पंप करेगा। और जो एंजाइम की साइट है, एक्टिव साइट का है, वो F0 पोर्शन में। इसी को F0 F1 पार्टिकल आपने बोला, ये प्रेजेंट होती है। तो प्रोटॉन जब यहाँ पंप होंगे तो ये प्रोटॉन आ गए। अब ये जो प्रोटॉन है यही ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? इलेक्ट्रॉन जो आप, ये मान लीजिए मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो इस मेम्ब्रेन में ही आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स हैं। अब तो समझ ही सकते हैं, यहाँ पे अगर बनाया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ने प्रोटॉन को पंप करके स्पेस में भेजा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। सेकंड क्या करेगा? खाली इलेक्ट्रॉन को लेके आगे जाएगा, प्रोटॉन को नहीं कर सकता। थर्ड प्रोटॉन को पंप करता है, फोर्थ भी प्रोटॉन को पंप करता है। तो इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ आ गए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आ जाएंगे, प्रोटॉन यहाँ से आ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना, जो आपने यहाँ पढ़ा हुआ है। ये क्रिस्टी की सरफेस पे स्ट्रक्चर बना है, ये F0 F1 सेम है। प्रोटॉन हमारे पास स्पेस में है, तो ये स्पेस में। जरूरत होगी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में आ गए। मैट्रिक्स में ऑक्सीजन ऑलरेडी हो गई, मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? कॉम्प्लेक्स 4 से, तो 4 से इलेक्ट्रॉन आ गए। कॉम्प्लेक्स 4, 3 और 1 ने प्रोटॉन को पंप किया था, तो यहाँ पे पंप किया था। सेकंड वाला केवल इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, प्रोटॉन को नहीं। तो जो इलॉबरेट फिगर है वो बेसिकली इसी सेक्शन से बनाया गया। ये एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है जो लास्ट वाला है, और ये पूरा ETS है, इसको छोड़ दिया जाए तो इसलिए दोनों फिगर एनसीईआरटी में दिए हैं। दोनों से आप समझ सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा और कैसे होगा। दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये आपको याद रखना, इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। तो ये हमारा ETS एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में बात हो गई।
अब इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट एंड एम्फीबोलिक पाथवे। दो चीजें दे रखी है। जहां तक रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात है वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ, बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको समझा दे रहा हूँ क्या क्या उसमें है। नेक्स्ट हेडिंग दे रखा है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें दे रखी है, इसमें एक्चुअली ये समझाया गया जब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या इस टॉपिक का मतलब ये इस तरीके से दिया गया है कि हमें एक बैलेंस शीट बनानी है, जैसे एक लेजर अकाउंट डिपार्टमेंट में बनता है कि भाई कितना इनपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, तो आप एक बैलेंस शीट बना देते हैं। ये रेस्पिरेशन की बैलेंस शीट है। हम जो भी कुछ पढ़ते हैं कि एक ग्लूकोज से हमें 36 या 38 एटीपी मिलेंगे, तो जब भी आप ये चीज बोलते हैं कि 1 ग्लूकोज ईट्स दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये सर्टेन एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। इसके लिए ऑलरेडी हम कुछ चीजें प्रिज्यूम करके चलते हैं, वो प्रिजम्पशंस ही इस टॉपिक के अंदर स्टडी किए गए हैं या डिस्कस किए गए हैं। जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो जब आप ये लाइन बोलेंगे कि सर इस टाइम पे ब्लड में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि ब्लड में या पूरी बॉडी में या सेल में कोई और रिएक्शन हो ही नहीं रही होगी। बट फैक्ट इज कि जब भी कभी हम कोई रिसर्च करते हैं, जब भी किसी प्रोसेस को डिस्कवर किया जाता है, जब भी कुछ आप कैलकुलेशन पढ़ते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप वही काम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहे, तभी तो आएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप बॉटनी में क्लास चल रही है, बॉटनी में आपके मार्क्स, अगर बॉटनी पढ़ाने से बॉटनी के मार्क्स आ जाएं तो फिर तो सबके पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए, मान लीजिए आपको 45 क्वेश्चन बॉटनी के मैंने पढ़ा दिया और आपने 45 जाके वहाँ पे कर दिए। बट होता ये कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में सेम टाइम पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जू भी है, बॉटनी भी है, और आपको उस 3 घंटे के अंदर सब कुछ मिक्सअप करके दे दिया गया। अब ये स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि पहले वो बायो अटेम्प्ट करेगा या पहले वो फिजिक्स करेगा या पहले वो केमिस्ट्री करेगा या पहले वो क्या करेगा। तो होना ये चाहिए कि किसी एक प्रोसेस की स्टडी के लिए फिर हम बाकी प्रोसेस को जीरो मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो रेस्पिरेशन में जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस पर कुछ एजम्पशंस लिए गए, और उन एजम्पशंस पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या बातें वहां पे की गई हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेस्पिरेशन एक सीक्वेंशियल पाथवे होता है। आपने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस से लेके ईटीएस तक या क्रेब्स साइकिल के लास्ट तक एक प्रॉपर सीक्वेंस है। जो भी चीज ग्लाइकोलिसिस में बनी, दैट इज पायरुविक एसिड, वो फिर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन में एंटर कर गई। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन में जो एसिटाइल कोएंजाइम ये बना, वो फिर आगे टीसीए साइकिल में एंटर कर गया। मतलब हमने कोई और चीज नहीं ली, हमने सिर्फ ये माना कि ये होता चला जा रहा है और उसके हिसाब से एनर्जी बनती चली जा रही है। तो रेस्पिरेशन एक सीक्वेंशियल या एक पाथवे है, ऑर्डरली मैनर में बना हुआ है, जहाँ पे एक चीज आने वाले किसी प्रोसेस के अंदर एंटर करती चली जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी ग्लाइकोलिसिस में आप 2NADH2 बनाते हैं वो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे, तो ही हमारी कैलकुलेशन पूरी होगी, है ना। ग्लाइकोलिसिस में आपने 2NADH2 बनाए, वो 6 ATP के बराबर है, तो 6 ATP के बराबर तभी तो होंगे जब आप ETS में उसे जाके कैश करेंगे। अगर ETS नहीं हो रही तो फिर वो 6 ATP नहीं देंगे ना। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बन रहा है वो तो कहीं जाएगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बना और माइटोकॉन्ड्रिया में ETS होनी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो यूज भी हो जाएगा। लेकिन जो NADH2 ग्लाइकोलिसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म में बना, वो जब तक माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा नहीं तब तक 6 ATP कहाँ से आएंगे। तो जो कैलकुलेशन 36 लेके चल रहे हैं उसमें 6 ATP तो वही है ना। अगर मान लीजिए आप ये कहें कि सर ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बने हैं और इन NADH2 को मैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किसी और काम में यूज कर लूँ। NADH2 के पास प्रोटॉन तो है, तो किसी मॉलिक्यूल को अगर रिड्यूस करना है तो उसको अगर ये प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया जाए तो फिर आपको ATP थोड़ा ना मिलेंगे, फिर तो आप इस NADH2 को कहीं और ले गए, आपने इसको माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं भेजा।
इट मीन्स कि जो ग्लाइकोसोलिक NADH2 है वो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने चाहिए, तो हमारी कैलकुलेशन 36 ATP की पूरी होगी। ऐसे तीसरा assumption क्या लिया गया है, कोई भी इंटरमीडिएट इस प्रोसेस को छोड़ के नहीं जाएगा, ना तो कोई एंटर करेगा ना कोई एग्जिट करेगा। मतलब पायरुविक एसिड कहीं जाएगा नहीं सिवाय पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन के, एसिटाइल कोएंजाइम में कहीं जाएगा नहीं सिवाय TCA साइकिल के। जो भी इंटरमीडिएट है ऑक्सिलोएसिटिक एसिड वो TCA साइकिल में अवेलेबल होगा, वो कम नहीं पड़ सकता। तो जो भी प्रोसेस में चीजें हमें चाहिए वो मिलेंगी और जो नहीं चाहिए वो नहीं मिलेंगी। जो बने हैं वो यहीं रहेंगे, ना तो कोई बाहर से आएगा ना कोई अंदर से एग्जिट करके बाहर जाएगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस हमें स्टडी करना है। तो कोई भी इंटरमीडिएट एग्जिट नहीं करेगा, कोई एंटर नहीं करेगा, ये एजम्पशन है। और चौथा ये कि केवल हम ग्लूकोज के हिसाब से इसको कंसिडर कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक के हिसाब से लिपिड और प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड ये भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और इन सब केस में 36 इज नॉट द राइट आंसर। 36 ATP केवल तभी आता है जब आप ग्लूकोज को रेस्पायर करेंगे ड्यूरिंग द पाथवे। तो ये assumptions हमें मान के चलने पड़ेंगे, देन ओनली हमें 1 ग्लूकोज से 36 ATP मिलेंगे ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये सर्टेन assumptions इस पाथवे के अंदर दिए गए हैं। अगर इन assumptions को आप कंसिडर करोगे तो 36 ATP आपको 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिल जाएंगे। बस ये आपको इस पूरे पाथवे में याद रखना है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में जो भी हमने कैलकुलेशन किया वो इन सारी बातों पे डिपेंडेंट था। पहला ये कि ये सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, ETS सब एक के बाद एक अपने आप आता चला जाएगा। दूसरी चीज ये कि जो भी इसमें NADH2 अपने ग्लाइकोलिसिस में बनाया है वो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, उसका यूज कुछ और नहीं हो सकता। तीसरा ये कि कोई भी इंटरमीडिएट साइकिल को या पाथवे को एग्जिट नहीं करेगा और कोई नया इंटरमीडिएट पाथवे में एंटर नहीं करेगा, कोई एंटर नहीं कोई एग्जिट नहीं। और चौथा ये कि हम ग्लूकोज से रेस्पिरेशन कंसिडर कर रहे हैं तो ही केवल 36 ATP आएंगे। अगर आप ग्लूकोज की जगह सबस्ट्रेट बदल दोगे तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। फिलहाल NCERT में सबस्ट्रेट बदला नहीं है, तो इसलिए आंसर अगर 36 है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ 1 ग्लूकोज एरोबिकली रेस्पायर्ड, तो आंसर 36 आएगा, वरना फिर नहीं आएगा। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद दिया है कि एम्फीबोलिक पाथवे क्यों है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हमने स्टार्टिंग में लिखा कि वो कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक इसलिए लिखा क्योंकि कैटाबोलिज्म का मतलब है कि आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे जाएं। तो हमने 1 ग्लूकोज से 6 CO2 बना दिया, तो प्रोसेस हमारा कैटाबोलिक हो गया। तो इनिशियली रेस्पिरेशन को कैटाबोलिक ही माना जाता था, बट अब हमें पता है कि रेस्पिरेशन कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों है। मिक्स कर दोगे तो क्या कहलाएगा, एम्फीबोलिक पाथवे कहलाएगा। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के जो 4 पॉइंट्स हैं वो आप बुक से कर लीजिएगा, मैंने राइट डाउन नहीं किए। अब बात आती है एम्फीबोलिक पाथवे की। एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन मिक्स क्यों हुआ, एनाबोलिक प्लस कैटाबोलिक क्यों बना। तो उसके लिए फिर हमें कुछ चीजें पढ़नी है कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। क्लियर। अब देखो, और इवन इसमें आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आ जाएंगे देन व्हाट विल हैपन। अभी तो हमने ग्लूकोज से ही पढ़ा, अब मैं जितनी जरूरत है उसके हिसाब से बना रहा हूं। जैसे ये ग्लूकोज है, अगर आप इसको ग्लाइकोलिसिस में ले जाएंगे तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, फ्रक्टोज है ना। ग्लूकोज का पहले हमने क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फास्फेट, याद है। फिर आपने ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये ग्लाइकोलिसिस है जो उस दिन आपको पिछली क्लास में कराई थी। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, PGAL पायरुविक एसिड। इन्हीं में से जो जरूरी है मुझे, मैं सिर्फ वो मेंशन कर रहा हूँ। क्या क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, छोड़ दो क्या बना देते हैं हम, सिंपल फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, ठीक। फिर इसके बाद हम मान लेते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट आएगा और स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग होके क्या बनेगा, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGAL एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट। आपने ट्राइओस शुगर बनाया था।
ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं बिकॉज आइसोमर है। और PgAl से सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद आपने फाइनली क्या बना लिया, पायरुविक एसिड। जो जो चीजें चाहिए सिर्फ वही लिखी गई। PgAl है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है। पायरुविक एसिड से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम A, जो एक सिंगल रिएक्शन लिखी थी वो। ये कंबाइन किया है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, और यहां से बनाया आपने लिखा है साइट्रिक एसिड। फिर सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद यहाँ पे लिखा है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। और फिर ये वापस यही जो जो काम का था हमने वो लिख लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि ये एम्फीबोलिक क्यों है, उसकी बात करते हैं। पहली बात ये कि मान लीजिए ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज होता सबस्ट्रेट। आप ग्लूकोज तो आपको पता है आलू स्टार्च है, जैसे मान लीजिए हमने स्टार्च लिया तो स्टार्च से क्या बनेगा, ग्लूकोज ही बनेगा ना, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा माइलेज। स्टार्च का डिग्रेडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो स्टार्च एक ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो ग्लूकोज तब भी यही सब होगा। अगर आप आलू चावल खा रहे हैं तब भी तो यही सब काम होगा बिकॉज सब में स्टार्च है। और अगर मान लीजिए आप फ्रक्टोज ले रहे हैं, फ्रक्टोज शुगर भी मार्केट में आती है, ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मान लीजिए फ्रक्टोज होता है आपका सबस्ट्रेट, ग्लूकोज नहीं होता, तो क्या होता, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज आइसोमर है, तो आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करके सेम काम कर सकते थे। नहीं तो फ्रक्टोज से डायरेक्टली फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना सकते हो, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है, ऐसे फ्रक्टोज से भी तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन सकता है ना। और फिर ये होगा, तब भी रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इवन अगर आपने टेबल शुगर लिया, टेबल शुगर क्या होता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। तो सुक्रोज से क्या बनता है, सुक्रोज से फ्रक्टोज बनता है, और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो अगर आपने सुक्रोज लिया तो फ्रक्टोज ग्लूकोज बनेगा, तब भी यही सब होगा। इसका मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट लोगे तो ग्लाइकोलिसिस तो होगी होगी, क्योंकि पॉसिबल एंट्री कहाँ से हो रही है, ग्लाइकोलिसिस से ही हो रही है। इसीलिए हमने लिखा था कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब था स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। एनी काइंड ऑफ, इन एनी केस आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट लोगे तो वो ग्लाइकोलिसिस से होके ही आगे, ये ग्लाइकोलिसिस है, ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन है, ये TCA साइकिल है, इसी तरीके से ही एंटर करेगा, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं। ये तो एक एंगल हो गया, कार्बोहाइड्रेट अगर हमारा सबस्ट्रेट है तो क्या होगा। बात करते हैं फैट्स की। अगर फैट्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं तो फैट में एंजाइम लाइपेज अगर है तो बनेगा क्या, फैटी एसिड्स, और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल। दो चीजें बनती है ना। अगर आप फैट्स का डाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड एंटर कहाँ करेंगे, फैटी एसिड आगे डायरेक्टली एंटर करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A में। इसको बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इसका मतलब अगर फैट्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुए तो ना तो ग्लाइकोलिसिस होगी ना पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन होगा, केवल क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। तो फैट की एंट्री यहां से होती है, फैट में ये और ये इन्वॉल्व नहीं होते। जो ग्लिसरॉल है, अगर हम ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन कर दें तो ग्लिसरॉल से ग्लिसरल डिहाइड बन जाएगा, और अगर एक फॉस्फेट लगा दें तो ग्लिसरॉल से PgAl बन जाएगा। तो बनने को तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ये भी बना सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ कार्बन देखोगे तो ये नेग्लेजिबल आएगा। मतलब फैट्स के अंदर जो बल्क ऑफ द कार्बन है वो किस फॉर्म में है, फैटी एसिड की फॉर्म में। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल होता है, उस पर 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं, और फैटी एसिड जो स्मॉलेस्ट फैटी एसिड है वो C14 से स्टार्ट है। मतलब 14×42 कार्बन तो हो गए फैटी एसिड के, और 3 कार्बन हो गए केवल ग्लिसरॉल के। तो अगर परसेंटेज में निकालोगे तो पूरे फैट्स में जो कार्बन है वो कार्बन मुश्किल से 6 to 7% आ रही है बिकॉज ऑफ ग्लिसरॉल। 93-94% जो कार्बन है वो बिकॉज ऑफ फैटी एसिड है। तो फैट से अगर एनर्जी आ रही है तो बल्क ऑफ द एनर्जी कहाँ से आएगी, फैटी एसिड से। और फैटी एसिड कहाँ से एंटर करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A से। तो ना तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ना ग्लाइकोलिसिस होगी। ये फैट के हिसाब से एंगल हो गया। ऐसे ही अगर प्रोटीन हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है
तो प्रोटीन में एंजाइम क्या है? प्रोटीएज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? अमाइनो एसिड्स, जो प्रोटीन के मोनोमर कहलाते हैं। अमाइनो एसिड को जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के हिसाब से, तो अमाइनो एसिड में मोस्टली या तो अमाइनो एसिड 3 कार्बन के हैं या 5 कार्बन के हैं। अगर अमाइनो एसिड 3 कार्बन का होता है तो उसकी एंट्री पायरुविक एसिड में होती है, और अगर 5 कार्बन का है तो उसकी एंट्री अल्फा कीटो ग्लूटारेट में होती है। ये 5 कार्बन का है। तो इसका मतलब अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुए तो भी ग्लाइकोलिसिस तो नहीं होगी, हालांकि पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, और अगर अल्फा कीटोग्लूटारेट में गया तो ये भी नहीं होगा, केवल टीसी साइकिल होगी। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप लेके आओगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन्स, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक है वो क्या आएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए, बिकॉज ये हर जगह से आएगा। यहाँ से आओगे तो भी यहीं पहुंचोगे, यहाँ से आओगे तो भी पहुंचोगे, यहाँ से आओगे तो भी यहीं पहुंचोगे, यहाँ से आओगे तो भी यहीं पहुंचोगे, ये ऑलवेज आएगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया पूरे रेस्पिरेशन का, बिकॉज ये आना ही आना है। ये तो हो गया डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का फेट, मेटाबॉलिक पाथवे की वो रेस्पिरेशन में कहाँ कहाँ से एंटर करते हैं। हमारा कंसर्न ये था कि क्यों रेस्पिरेशन को एम्फीबोलिक माना जाता है। तो ये तो हो गया उसका कैटाबोलिक एंगल, कि हर कंपाउंड को हमने तोड़ दिया और एनर्जी ले ली। इसमें एनाबोलिज्म का एंगल क्या है? अब याद करो, आपको मैंने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया था कि अमोनिया का क्या होगा? फेट, लास्ट में पढ़ाया था फेट ऑफ अमोनिया। तो उसमें लिखा था कि अमोनिया अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में यूज होगा। अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटारेट से कंबाइन करके पहला अमाइनो एसिड बनाएगा, दैट इज ग्लूटामेट। द रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्टिव अमीनेशन। और फिर आपने पढ़ा था ट्रांसअमीनेशन। तो जो अल्फा कीटोग्लूटारेट ऑक्सीडाइज होके टूटना चाहिए था, पता चला यहाँ तक अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, और प्लांट को इमीडिएटली अमाइनो एसिड यानी ग्लूटामिक एसिड की जरूरत है। तो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या करेगा? ये वापस अमाइनो एसिड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से वो प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज हो जाएगा। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल कैटाबोलिक पाथवे में जाना चाहिए था, अब वो कहाँ चला गया? एनाबोलिक में चला गया। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये कैटाबोलिक भी है और एनाबोलिक भी है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। सेल को प्रोटीन भी बनानी है तो उसे ग्लूटामिक एसिड चाहिए। बिना ग्लूटामिक एसिड के बाकी अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे। और ग्लूटामिक एसिड कहाँ से बनता है? अमोनिया की अल्फा कीटोग्लूटारेट की रिएक्शन के बाद। अल्फा कीटोग्लूटारेट कहाँ से आता है? इट इज अ रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। इन द सेम मैनर, अगर मान लीजिए प्लांट को फैट्स या लिपिड्स की सिंथेसिस करनी है, क्योंकि मान लीजिए सेल डिवाइड कर रहा है तो सेल मेम्ब्रेन बनेगा, सेल मेम्ब्रेन बनेगा तो बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है, यानी लिपिड की सिंथेसिस भी सेल को करनी पड़ेगी। तो नए लिपिड्स कहाँ से आएंगे? लिपिड बनते हैं फैटी एसिड से। फैटी एसिड कहाँ से बनेगा? सेम हियर। जिस एसिटाइल को एंजाइम को यहाँ जाना चाहिए, पता चला वो फैटी एसिड की सिंथेसिस में यूज हो गया, वहां से फैट बन के वो एनाबोलिज्म में चला गया। तो बिकॉज ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट, जिनको बेसिकली कैटाबोलिज्म में जाना चाहिए था, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द सेल, वो एनाबोलिज्म में आइदर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस वो एंटर कर जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन को हम एम्फीबोलिक कहते हैं। जैसे अभी आपने लिखा ना, इससे पहले रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में मैंने भी आपको 2 बार बोला कि एक एजम्पशन ये भी था कि कोई भी इंटरमीडिएट पाथवे को एग्जिट नहीं करेगा। अगर आप ये कह दें कि सर पता एक ग्लूकोज से 36 एटीपी बनते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइम पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उसी टाइम पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रोटीन की सिंथेसिस में चला गया, या फिर वो आगे सक्सिनाइल को एंजाइम से होता हुआ, मैलिक एसिड से होता हुआ ऑक्सोलोएसीटेट पे वापस लौट के आए? नहीं बता सकते ना आप। ऐसा थोड़ा ना कि सेल में एक ही रिएक्शन एक टाइम पे होती है, सेल में हजारों रिएक्शन एक टाइम पे होती है। आप किसी भी एक रिएक्शन को पढ़ने के लिए ये मान लेते हैं कि बाकी कुछ नहीं हो रहा तो ये रिएक्शन आगे जा रही है, बट ऐसा होता नहीं है। सेल में एट ए टाइम हजारों रिएक्शन होती है, ये फिक्स नहीं होता कि ये ऐसे ही जाएगा, कहीं से भी मुड़ के कहीं और चला जाएगा। सेम मैनर में जैसे ये भी है, ये PgAl है, हमने ये भी पढ़ा कि कोई और कंपाउंड एंटर नहीं करेगा। तो PgAl तो क्लोरोप्लास्ट में भी बना हुआ है, आपने बनाया ना PgA से PgAl केल्विन साइकिल में, और उससे फिर हमने ग्लूकोज बनाया था। तो पता चला कि जो PgAl क्लोरोप्लास्ट में बना है वो PgAl यहाँ दोबारा से आ गया। तो आप तो कैलकुलेशन एक PgAl को मान के कर रहे हो, पता चला 2 PgAl कहीं बीच में और आ गए, तो सारी कैलकुलेशन ही बदल जाएगी। तो इसलिए लिखा गया एजम्पशन में कि कोई कंपाउंड इंटरमीडिएट साइकिल को एग्जिट नहीं करेगा और कोई नया कंपाउंड इसमें एंटर नहीं करेगा।
देन ओनली हम ये मान पाएंगे 1 ग्लूकोज यील्ड्स टू 36 एटीपी। तो ये फिगर दोनों बातों को समझाता है, अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का फेट क्या है, और अगर रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक पाथवे है तो क्यों एम्फीबोलिक पाथवे। क्लियर, यहां तक हो गया। अब हमारे रेस्पिरेशन में 2-3 चीजें बची हुई हैं, मेरे हिसाब से आप उन्हें पढ़ सकते हो। एक आरक्यू दिया हुआ है, आपको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ CO2 और O2 रेशियो निकाल के आरक्यू याद करनी है। एक मैंने फर्मेंटेशन बीच में छोड़ दिया था कि फर्मेंटेशन में 3 रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, वो आपको पढ़ना है। 2 टॉपिक आपको और पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, बाकी सारा कुछ हमारा कवर अप हो गया। मैं आपको जब इसका PDF फाइल भेजूंगा तो आपको एक व्हाइट पेपर पे लिख के भेज दूंगा। आरक्यू आपको सिर्फ याद करनी है, इसकी आरक्यू इतनी होती है, और फर्मेंटेशन की रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल याद करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेंगे, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर भी हमारा थ्योरेटिकल ज्यादा है, इसलिए आपको मैं हैंड आउट प्रोवाइड करके जल्दी जल्दी करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझिए। फिर हम मूव करते हैं किसी नेक्स्ट यूनिट पे जो और इम्पोर्टेंट है। फिजियोलॉजी में जो समझने वाले चैप्टर थे वो मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें जरूर अच्छे